एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सविता। दोस्तों आज ये क्लास होगी बीएड सेकेंड ईयर की, जिसमें हम पेपर फर्स्ट शैक्षिक प्रशासन प्रबंधन एवं पर्यावरणीय शिक्षा का एक टॉपिक लेंगे, जो कि है कक्षा कक्ष के चर या घटक यानी कि वेरिएबल्स और कंपोनेंट्स ऑफ क्लासरूम। और साथ ही जानेंगे कक्षा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो ये सारे जो टॉपिक हैं इनको बहुत ही डिटेल में इस क्लास में कवर किया जाएगा। तो दोस्तों आप इस क्लास को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा, और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली जो भी क्लासेस होंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सकेगी। अगर इसके पहले की क्लासेस आपने नहीं देखी हैं तो उन क्लासेस को जाकर ज़रूर देखिए। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी सारी बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकेंड ईयर की। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। जानेंगे कक्षा कक्ष के चर या घटक कौन कौन से हैं और इसको प्रभावित करने वाले कारक के बारे में। देखिए बात करते हैं क्लासरूम वेरिएबल्स और कंपोनेंट्स के बारे में। तो यानी कि ये चर या घटक, तो ऐसा माना जाता है कि कक्षा कक्ष की क्रियाओं का प्रबंधन करने में कक्षा कक्ष के चरों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट माना जाता है। ये कक्षा प्रबंधन के महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं, इसलिए यहाँ पर कुछ जाने माने घटक हैं। तो आइए देखते हैं। पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीन चर यहाँ पर होते हैं। पहला चर है अध्यापक, जिसे स्वतंत्र चर के नाम से भी जानते हैं। दूसरा होता है छात्र यानी कि आश्रित चर, इसे हम आश्रित चर कहते हैं। और तीसरा है मध्यस्थ चर। तो कक्षा कक्ष के तीन चर होते हैं, तीन घटक होते हैं, इन्हें आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। अब एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो पहला क्या है, स्वतंत्र चर यानी कि अध्यापक। अध्यापक जो है ये कक्षा का प्रबंधक होता है। प्रबंधक के रूप में अध्यापक कक्षा प्रबंधन का मुख्य स्वतंत्र चर होता है। वह कक्षा की अधिकांश क्रियाओं का प्रबंधन और नियंत्रण करता है। वह कक्षा में अधिगम संरचनाएं यानी कि अधिगम यहाँ पर सीखना होता है, अधिगम का अर्थ, तो अधिगम संरचनाएं उत्पन्न करने के साथ ही छात्र अधिगम को सुविधापूर्ण बनाने के लिए अपनी शिक्षण क्रियाओं को व्यवस्थित करता है। टीचर जो है वो अपने कक्षा प्रबंधन में छात्रों को अभिप्रेरित भी करता है। तो यहाँ पर जो यहाँ टाइपिंग एरर हुआ है आप इसको काट दीजिएगा, और यहाँ पर ये वर्ड नहीं होगा। आगे देखिए लिखा है कि इसके अतिरिक्त वह अपने कक्षा की अनुदेशनात्मक प्रक्रिया की प्रभावपूर्णता का मूल्यांकन भी करता है। यानी कि टीचर जो है वो अपने छात्रों का अभिप्रेरणा देता है, अपने छात्रों को शिक्षण कार्य करता है, सुविधादाता भी होता है, और साथ ही वो मूल्यांकन करता भी होता है। अगला क्या है, अगला है आश्रित चर यानी कि छात्र। तो कक्षा के चर या घटक में छात्र की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। छात्र जो है ये कक्षा कक्ष में आश्रित चर माना जाता है। शिक्षण का प्रयोजन होता है अधिगम को सुविधापूर्ण बनाना, तो अधिगम शिक्षण पर ही निर्भर करता है। पहला क्या है कि यदि शिक्षण को स्मृति स्तर पर व्यवस्थित किया जाता है तो अधिगम कैसा होता है, रटन होता है, यानी कि जिसे हम रटंत विद्या कहते हैं वही यहाँ पर होता है। दूसरा है बोध स्तर के शिक्षण से। बोध यहाँ पर समझ से होता है, यानी कि जब समझ स्तर पर शिक्षण से परिपाक और स्वामित्व प्रत्यय सुविधापूर्ण बन जाता है। लेकिन शिक्षण के इस स्तर पर छात्र जो है ये अधिक सक्रिय होते हैं। जब छात्र समझ करके किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो वो जाहिर सी बात है कि वो सक्रिय ही रहेंगे, तभी किसी चीज़ को आसानी से समझ पाएंगे। अगला क्या है, तीसरा है मध्यस्थ चर, जिसे कहते हैं इंटरवेनिंग वेरिएबल्स। तो कक्षा कक्ष प्रबंधन में मध्यस्थतों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। मध्यस्थ चरों से अध्यापक और छात्रों के बीच की अंतःक्रिया प्रभावित होती है। कक्षा के महत्वपूर्ण मध्यस्थ चर हैं। पहला चर क्या है, शिक्षण उद्देश्य, जिसमें ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोक्रियात्मक उद्देश्य शामिल है। दूसरा है विषय वस्तु, जिसमें शब्द, प्रत्यय, तथ्य, सिद्धांत, नियम, शाब्दिक भाषा और सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। तीसरा है शिक्षण की सूक्तियाँ और शिक्षण विधियाँ, जिसमें अध्यापक केंद्रित शिक्षण विधि, छात्र केंद्रित शिक्षण विधि, ये विधियाँ होती हैं। और लास्ट क्या है, श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री, जो कि शिक्षण सहायक सामग्री के नाम से भी आप इसे जान सकते हैं। तो दोस्तों मध्यस्थ चर जो होता है इसके थ्रू हम अपनी पढ़ाई करते हैं। जैसे कि यहाँ पर तीन चर आपको बताए गए हैं, एक होता है स्वतंत्र चर, एक होता है आश्रित चर और एक होता है मध्यस्थ चर। तो मध्यस्थ चर के अंतर्गत जिन सहायक सामग्रियों का हम प्रयोग करते हैं पढ़ने में या फिर पढ़ाने में, जैसे कि आप कह लीजिए किताबें हो गई या फिर ब्लैक बोर्ड हो गया,
टेप रिकॉर्डर, जो भी दृश्य श्रव्य सामग्री है, इन सभी चीज़ों का उपयोग हम करते हैं। इसी को मध्यस्थ चर के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, अब हम जानेंगे कक्षा प्रबंधन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, फैक्टर्स के बारे में। तो देखिए, कक्षा प्रबंधन की प्रक्रिया विविध कारकों से प्रभावित होती है। यह जो प्रक्रिया है, ये गतिशील और जटिल प्रक्रिया मानी गई है। सतत प्रक्रिया के रूप में कक्षा प्रबंधन, यहाँ पर कुछ कारक दिए गए हैं कक्षा प्रबंधन के। तो पहला कारक है शिक्षण अधिगम के उद्देश्य। देखिए, कक्ष प्रबंधन में कारक के रूप में शिक्षण अधिगम के उद्देश्य काफ़ी सक्रिय रहते हैं। ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण में ज्ञानात्मक से लेकर के मनोक्रियात्मक उद्देश्यों तक सतत प्रक्रिया होती है। प्रत्येक क्षेत्र की अपनी सतत प्रक्रिया है, जिसमें कक्ष प्रबंधन के ज्ञानात्मक उद्देश्य से लेकर मूल्यांकन या सृजनात्मक उद्देश्य तक सतत प्रक्रिया भी दिखाई देती है, यानी कि प्रतिबिंबित होती है। अगला है कक्ष प्रबंधन की अवस्थाओं के बारे में। तो शैक्षिक संस्थाओं में शिक्षा की प्रक्रिया पूर्व प्राथमिक स्तर या अवस्था से विश्वविद्यालय स्तर तक निरंतर चलती रहती है। इसमें प्राथमिक, माध्यमिक यानी कि उच्च सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी, स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर शामिल होते हैं। बंद वातावरण से कक्षा प्रबंधन के खुले वातावरण तक सतत प्रक्रिया इसमें दिखाई देती है। अगला है शिक्षण की रीतियों के बारे में, यानी कि मोड्स ऑफ टीचिंग। तो शिक्षण की रीतियां जो हैं, ये कक्ष प्रबंधन में एक प्रमुख कारक हैं। कक्षा की क्रियाओं का अनुबंधन से लेकर के प्रतिपादन तक सतत प्रक्रिया के रूप में प्रबंधन करने के लिए थॉमस ग्रीन ने शिक्षण की 4 रीतियां बताई हैं। कौन कौन सी ये रीतियां हैं? तो देखिए, पहला है अनुबंधन यानी कि कंडीशनिंग, दूसरा है प्रशिक्षण, अनुदेशन और प्रतिपादन। तो ये 4 यहाँ पर रीतियाँ दी गई हैं। किसके थ्रू दी गई हैं? तो थॉमस ग्रीन के द्वारा दी गई हैं। आपको ये याद रखना है। आगे देखिए, शिक्षण की अनुबंधन और प्रशिक्षण रीतियों का उपयोग छात्रों की आदतें, कौशल और आचरण विकसित करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर ये भी दिया गया है कि इसका उपयोग हम क्यों करते हैं। तो छात्रों की आचरण को विकसित करने के लिए, छात्रों की कौशल को विकसित करने के लिए, तो ये सारी चीज़ों के लिए यहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। इस क्षेत्र को प्रशिक्षण योग्य कहते हैं। शिक्षण की अनुदेशन और प्रतिपादन रीतियों का उपयोग छात्रों में ज्ञान, भावना, विश्वास, अभिवृत्तियां और मूल्य को विकसित करने के लिए किया जाता है। इस सतत प्रक्रिया में कक्षा की क्रियाओं का प्रबंधन करने में अधिकतम विभिन्नताएं भी रहती हैं। शिक्षण की प्रत्येक रीति में कक्षा का एक अलग ही प्रबंधन होता है। दोस्तों, ये क्या था? शिक्षण की रीतियों के बारे में था। अब अगला क्या है? शिक्षण की व्यवस्था। शिक्षण की व्यवस्था कक्षा प्रबंधन हेतु काफ़ी आवश्यक है। सतत प्रक्रिया के रूप में शिक्षण की व्यवस्था स्मृति स्तर से लेकर के विचारशील स्तर तक 3 स्तरों पर जानी जाती है। पहला स्तर क्या है? स्मृति स्तर, दूसरा है बोध स्तर और तीसरा है चिंतन स्तर, यानी कि मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। तो यहाँ पर ये 3 लेवल होते हैं। यहाँ पर रिफ्लेक्टिव लिखा है। तो देखिए, 3 स्तर जाने गए हैं स्मृति, बोध और चिंतन के। अब बोध स्तर के लिए चिंतन स्मृति स्तर का शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। यह विचारहीन शिक्षण से लेकर के, देखिए यहाँ पर भी टाइपिंग एरर हो चुका है। तो यह विचारहीन शिक्षण से लेकर के एक विचारपूर्ण शिक्षण तक सतत प्रक्रिया चलती है। शिक्षण की व्यवस्था कक्षा प्रबंधन के 3 स्वरूपों में की जाती है। देखिए, यहाँ पर 3 होगा। पहला क्या है? स्मृति, दूसरा है बोध और तीसरा है चिंतन। तो ये 3 यहाँ पर स्तर माने गए हैं। अगला है जो कि लास्ट है, विद्यालय के विषय यानी कि स्कूल सब्जेक्ट के बारे में। तो विद्यालय के विषय भी कक्ष प्रबंधन को काफ़ी प्रभावित करते हैं कि कैसा विद्यालय का जो सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं कक्षा में, वो कैसे हैं, वो भी काफ़ी प्रभावित करते हैं। तो कक्षा में विद्यालय के विभिन्न विषय पढ़ाए जाते हैं। कक्षा की क्रियाओं का प्रबंधन करने के लिए प्रत्येक विषय का अपना अलग एक ढंग होता है। कक्षा प्रबंधन शिक्षण विषय पर निर्भर करता है। विज्ञान के विषयों के लिए प्रदर्शन और प्रयोग क्रियाओं की आवश्यकता होती है कि जो विज्ञान अगर विषय पढ़ाया जाए तो उसके लिए अलग से एक लैब भी विद्यालय में होनी चाहिए। जानना, करना और दिखाना यानी कि नोइंग, डूइंग और शोइंग कक्ष क्रियाओं के 3 रीतियां हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की क्लास। आई होप आपको क्लास काफ़ी पसंद आई होगी। अगर क्लास अच्छे से समझ आई, आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी, तो दोस्तों आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा।
फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।